हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजी यौगिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, कुछ भी रटने जैसा नहीं है। पी ब्लॉक से तो बिल्कुल अलग है। पी ब्लॉक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने चीज़ों को पकड़ लिया तो बहुत आसान हो जाएगा और हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो है ये आपके लिए बिल्कुल नया, पर है बहुत आसान। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। सपोज करिए आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डिजॉल्व करते हैं, आपको मिल जाएंगे Na+ और Cl-। मतलब क्या हुआ कि अगर आप सोडियम क्लोराइड को पानी में घोलते हैं तो सोडियम क्लोराइड के जो आयंस हैं वो आपको पूरे के पूरे मिल गए। सोडियम क्लोराइड में कौन कौन था? सोडियम आयन था, क्लोरीन आयन था, सोडियम आयन था, क्लोराइड आयन था। तो सोडियम आयन और क्लोराइड यहाँ पे मिल गया। ठीक है, कोई और एग्जांपल हम लेके देख लें। जैसे हम ले लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, इसको घोलेंगे तो मैग्नीशियम आयन और सल्फेट आयन। पानी में मत घोलिएगा इसको किसी सुटेबल सॉल्वेंट में घोलिएगा। पानी में इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी थोड़ी सी लेस होगी, कम होगी इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी जो विलेयता होगी कम होगी। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट में दो लोग थे, मैग्नीशियम और सल्फेट दोनों मिल गया। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट होते हैं, ये जो लवण होते हैं, इनको बोलते हैं हम सिंपल सॉल्ट या साधारण लवण। ठीक है, सिंपल सॉल्ट क्या कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ऐसा कोई सॉल्ट जिसको आप किसी सुटेबल सॉल्वेंट में घोलें तो वो अपने आयंस में पूरी तरीके से क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, वियोजित हो जाए, वो क्या कहलाएगा? सिंपल सॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो अगर हम एलम की बात करते हैं, एलम पोटाश एलम है ये, मतलब फिटकरी जिसको बोलते हैं। अगर आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये मिला। अब ये जो पोटेशियम सल्फेट है ये आपको टूट के पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन देगा। ठीक है, ये आपको एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन देगा और यहां से आपको वाटर मिलेगा। तो जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं एलम को तो क्या होता है, आपको ऐसे आयंस मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ है, पूरी तरीके से इसका वियोजन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जो सॉल्ट होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या? डबल सॉल्ट। हिंदी में बोलते हैं दिख लो। तो आपने जान लिया क्या होता है सिंपल सॉल्ट और डबल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा किसी सुटेबल सॉल्वेंट में, वियोजन हो जाएगा उसका पूरी तरीके से। और जो आपका डबल सॉल्ट होगा उसका डिसोसिएशन कंप्लीट ना होकर पार्शियल होता है, आंशिक रूप से उसका वियोजन होता है। चलिए अब हम एक नया क्लास पढ़ते हैं। एक नया हम यहां पे देखते हैं सॉल्ट। एग्जाम्पल लिख लेते हैं K4FeCl6। अगर आप इस यौगिक को, इस कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं किसी भी सुटेबल सॉल्वेंट में, मैं पानी की बात नहीं करता हूं, कोई भी सुटेबल सॉल्वेंट ले, तो ये कभी भी पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता है। देखिए इसका जो डिसोसिएशन होगा वो ऐसा होगा। देख रहे हैं इसका डिसोसिएशन कैसा हुआ? ऐसा हुआ। ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसको नाम आगे चल के हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी लोग रह जाते हैं वो कभी भी अलग नहीं होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर देखिए था, डिसॉल्व किया, घोल दिया तो ये अलग हो गया, पर ब्रैकेट के अंदर जैसा था वैसा ही रह गया, कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप कर ले इसको, ये कर ले। ठीक है, आप इसको अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो आपको 3 पोटेशियम आयन और
एक ये मिलेगा। ये एक आयन है ना, टोटल एक है। ये देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर जो था वो वैसा ही रह जा रहा है। ये कोबाल्ट लिखा है, ये फ्लोरीन लिखे हैं, 6 फ्लोरीन के एटम है, तो ये सब नहीं टूट रहे हैं। ये सब ऐसे कैसे रह जा रहे हैं? यहाँ पे आयरन था, यहाँ पे साइनाइड है, तो आयरन और साइनाइड इंटैक्ट रह रहे हैं, जुड़े रह रहे हैं। इनको डिजोल्व करने पे, घोलने पे ये अलग नहीं हो रहे हैं। अलग कौन हो रहा है? सिर्फ बाहर वाला अलग हो रहा है। और अगर हम कोई ऐसा कंपाउंड लें लाइक दिस, तो इसको तो ये जैसा था वैसा ही रह गया, ना ही कुछ निकला ना ही कुछ जुड़ा। देख रहे हैं? यह एक और एग्जांपल, ZnNH3 2+। आप इसको भी अगर डिसॉल्व करें तो जो था वही आपको मिल गया। कुछ निकला नहीं, यहां पे कुछ निकला नहीं, यहां पे क्या निकला? जो बाहर था, और यहां पे क्या निकला? जो बाहर था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसे सॉल्ट्स हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, यौगिक हैं, जिनका डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पूरी तरीके से अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हो रहे, इनका पूरा वियोजन नहीं हो रहा है, अपने अपने प्रतिभागी आयन में वियोजित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं उपसहसंयोजी यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो डिफाइन ऐसे करते हैं कि एक कोई ऐसा कंपाउंड जो डिसॉल्व करने पे कभी भी पूरी तरीके से डिसॉल्व ना हो किसी भी सॉल्वेंट में। ठीक है, वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, दूसरी चीज आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा कोई यौगिक, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, वो क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड या उपसहसंयोजी यौगिक कहलाता है। ठीक है, ये एक तरीके का बॉन्ड होता है ना, ये क्या है? एक बॉन्ड होता है, उपसहसंयोजी आबंध, आपने पढ़ा होगा। तो ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें उपसहसंयोजी आबंध पाया जाए और वो डिसॉल्व करने पे, कहीं घोलने पे वो घुले ना, वो अपने आयंस में टूटे ना। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? उपसहसंयोजी यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा कि इनको कहते क्या। अब इनकी जो बेसिक, इनमें जो बेसिक चीजें छिपी होती हैं, इनको हम जरा सा देख लेते हैं, देखते हैं। जो बेसिक टर्म्स वगैरह आते हैं इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू ठीक है, कोई भी चीज जो ब्रैकेट के बाहर होगी, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसहसंयोजी यौगिक है, तो उस उपसहसंयोजी यौगिक में कोई भी चीज जो ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, जैसे यहां पे ब्रैकेट के बाहर कौन है? ये, इसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा वो क्या होगा? प्राथमिक संयोजकता या फिर प्राइमरी वैलेंसी। ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, ये क्या होती है? आयोनाइजेबल होती है। मतलब आप इसको अगर घोलते हैं तो ये आयनित हो सकती है। अभी आपने देखा था, आपने K4 Fe6 को जब पानी में घोला था तो 4 पोटेशियम आयन बाहर निकल गए थे। ठीक है, तो ये आयनित हो सकती है। क्लियर है? अच्छा, ये जो पूरा ब्रैकेट है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हिंदी में बोलते हैं समन्वय संकुल। ठीक है, समन्वय संकुल बोल देते हैं। तो अब समन्वय संकुल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है कि ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट के अंदर जो है सबका सब क्या है? समन्वय संकुल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, और इसी को हमको पढ़ना होता है। ब्रैकेट के बाहर का हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखें तो देखिए ये एक मेटल है, आपको हमेशा एक मेटल अंदर दिखाई देगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, ब्रैकेट के अंदर आपको एक, कम से कम एक मेटल दिखाई देगा। ठीक है,
तो ये एक मेटल जो होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम, हिंदी में केंद्रीय धातु आयन। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एक मेटल मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु आयन या सेंट्रल मेटल आयन। अच्छा, उस मेटल को छोड़ के जितने लोग भी रहेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो सब के सब क्या होंगे, द्वितीयक संयोजकता। इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। इन्हीं को बोलते हैं लिगैंड। ठीक है, और ये नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, मतलब पानी में अगर आप घोलेंगे तो ये अलग नहीं होते हैं। आपने अभी देखा था कि पानी में घोलने पे ये अलग नहीं हुआ था। कौन सा अलग हुआ था, ये। क्यों? क्योंकि ये इसका आयनन या इसका आयनीकरण संभव था, ये आयोनाइजेबल था। ठीक है, नॉन आयोनाइजेबल, इसका आयनन संभव नहीं होता। ठीक है, ये चीजें हो गई। आप देखते हैं, हमने कहा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, उपसहसंयोजी आबंध बनता है। तो उपसहसंयोजी आबंध में जो लिगैंड होता है ना, ये जो लिगैंड है, एल से अगर हम दिखाएं, ये लिगैंड डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन किसको, मेटल को। एरो हेड देखिएगा, तीर का जो सिरा है वो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, लिगैंड से जा रहे हैं कहां, मेटल की तरफ। ठीक है, तो लिगैंड ही इलेक्ट्रॉन देता है धातु आयन को, मेटल एटम को। ठीक है, और तभी क्या बन जाता है, उपसहसंयोजी आबंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पे बन जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम एक और एग्जांपल लेके इस चीज को समझने की कोशिश करें कि कौन सी चीजें क्या होती हैं, ये देखिए, एक और एग्जांपल हम ले लेंगे यहां पे। अगर CO NH3 Cl2 और ये बाहर Cl3। ठीक है, मैंने कहा ब्रैकेट के बाहर जो भी रहेगा, वो क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी होगा, प्राथमिक संयोजकता होगा। तो यहाँ पे प्राथमिक संयोजकता या प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गई, क्लोरीन हो गई। ठीक है, ब्रैकेट जो पूरा है आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, समन्वय संकुल है। ब्रैकेट के अंदर एक आपका मेटल एटम है, मेटल एटम आप खोज लेंगे, कौन सा यहाँ पे मेटल एटम है, कोबाल्ट। ठीक है, ये आपका मेटल एटम है। और मेटल एटम को छोड़ के जितने भी लोग बच गए, यहाँ पे देखिए 2 टाइप के लोग हैं, 4 अमोनिया है और 2 क्लोरीन है। तो ये दोनों ही क्या हो गए, लिगैंड हो गए। ठीक है, ये दोनों ही क्या हो गए, लिगैंड हो गए। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आगे। ये जो लिगैंड है, ये क्या काम करता है, लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, मेटल को। ठीक, अच्छा, जो लिगैंड का नंबर होता है, ध्यान से देखिए, यहां पे सेंट्रल मेटल एटम से, केंद्रीय धातु परमाणु से कितने लिगैंड जुड़े हैं, देखिए कितने साइनाइड जुड़े हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना तो ये ऐसे बनता है, एक साइनाइड, ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि एक सेंट्रल मेटल एटम जो आपका प्रेजेंट है, उससे कितने साइनाइड जुड़े हैं, 6। तो ये जो लिगैंड का नंबर होता है ब्रैकेट के अंदर, इसको हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल बोलते हैं,
कितना हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे कितना है 6। एक और एग्जाम्पल ले लें, CO NH3 4, अभी जो लिखा था Cl2 और ये Cl, कितने लिगेंड अंदर, 4 अमोनिया है 2 क्लोरीन है, टोटल कितने हो गए 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, ठीक है। समन्वय संख्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को समन्वय संख्या बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 हो गया। एग्जाम्पल और देख लें, Zn NH3 4 2+, कितने लिगेंड अंदर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4 हो गया। देख रहे हैं। अच्छा, ये जो लिगैंड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री आती है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल आप पढ़ेंगे यहाँ पे, वो किसकी वजह से आती है, लिगैंड की वजह से आती है। और लिगैंड क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है। तो लिगैंड ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पर्टिकुलर ज्योमेट्री या शेप के लिए। क्लियर है। तो आप कह सकते हैं कि लिगैंड को ज्योमेट्री किसने दी, सॉरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ज्योमेट्री किसने दी, लिगैंड ने दी, ठीक है। अब देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक टाइप के लिगैंड है, यहां पे देखिए सिर्फ साइनाइड था, सिर्फ एक टाइप, मैंने नंबर नहीं बोला, सिर्फ एक टाइप, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं होमोलेप्टिक कंपाउंड। और अगर ब्रैकेट के अंदर एक से ज्यादा टाइप के लिगैंड हो, जैसे यहां पे अमोनिया है और क्लोरीन है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक लिगैंड, ठीक है। तो ये रहा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, जो बेसिक टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ की आगे पढ़ेंगे। तो ये बहुत इजी चीज़ है, आप इसका इंट्रोडक्शन बड़े अच्छे से समझिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।